ये जो घर आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये घर राकेश और रीपा अंताला जी का है, जो 12,000 स्क्वायर फुट का घर है और बड़ी बात ये कि 5 एकड़ ज़मीन पर बना हुआ है। Every inch of the house is custom, as you will see today. Right. And it's a blend of pretty much the Western, which is the California style, and some elements of Indian. घर का जो मुख्य द्वार होता है वहाँ से एनर्जी घर में एंटर करती है। तो जब कभी आप घर के मुख्य द्वार को डबल हाइट, जैसे अभी ये राकेश जी का घर आप देख रहे हैं, जिसको हम एक शब्द में कह सकते हैं कि डबल हाइट फॉयर है, डबल हाइट इनका फैमिली रूम बना हुआ है यानी कि फॉर्मल लिविंग बना हुआ है, और डबल हाइट यहाँ पे स्टेयरकेस बने हुए हैं। ये मॉडर्न कंस्ट्रक्शन की सबसे पहली निशानी है। एक अपनेपन का एहसास होता है यहाँ पर आकर के। इस फॉर्मल लिविंग स्पेस के बारे में क्या कहेंगे? वास्तु ये कहता है कि फॉर्मल लिविंग को हमेशा अमेरिका के अंदर ट्रेडिशनल या अपने रिलीजियस के हिसाब से नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जैसे विकास जी ने कहा कि यहाँ पे बड़ी वार्म फीलिंग है, उसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि यहाँ पे ब्यूटीफुल कलर है। पल्लवी जी, एक एक करके घर के अलग अलग हिस्सों पर मेरा ध्यान जा रहा है। हम फॉर्मल लिविंग रूम से वापस फॉयर एरिया की ओर बढ़ रहे हैं। इस और जो है घर का खूबसूरत मंदिर है, लेकिन ये हॉलवे पर जब मैं आ रहा हूँ तो मेरा ध्यान घर के एलिवेटर पे भी जा रहा है। घर जो है अलग अलग फ्लोर्स में डिवाइडेड है। नीचे बेसमेंट है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड और थर्ड फ्लोर तक जो टेरेस तक जाती है दरअसल ये एलिवेटर। तो घर में एलिवेटर का होना भी अमेरिका में इतना कॉमन नहीं है। अपार्टमेंट और कॉन्डोमिनियम बिल्डिंग्स में तो मैंने देखा है। तो एक तो एलिवेटर के बारे में आपसे जान लूँ, बहुत खूबसूरत एलिवेटर, और फिर यहाँ अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर घर का मंदिर भी आ जाता है। इन एलिवेटर और मंदिर और ये एक बार फिर से फॉयर एरिया की तरफ आते हुए क्या कहेंगे? मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के अंदर एलिवेटर आजकल बहुत ही कॉमन हो गए हैं, काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं। इस तरह का जो स्पेशल बजट का घर होता है, स्पेशल कस्टमाइज घर होता है, उसमें एलिवेटर का होना बहुत ज़रूरी है। और वास्तु के हिसाब से आप एलिवेटर को बना सकते हो, रख सकते हो, लेकिन उसके लिए दिशाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी भी घर में जब आप एलिवेटर का प्लान करते हो तो ये बात का ध्यान में रखना है कि जो भी है दिशा आप यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हो वो साउथ ईस्ट इसके लिए उपयुक्त दिशा है, साउथ वेस्ट है, वेस्ट है, नहीं होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में भी कई बार आप एलिवेटर का अरेंजमेंट कर सकते हो। यहाँ पे घर के हर कॉर्नर को बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो एलिवेटर जिस दिशा में है, जैसे हम घर में एंटर होके घर में दाखिल हुए, ये पूरा जो यहाँ का फॉयर एंड पोर्च एरिया है, ये फॉयर साउथ वेस्ट में बना हुआ है, तो एलिवेटर उसका फेसिंग दोनों सही दिशा में बने हैं। उसके बाद जब हम यहाँ पे भगवान के मंदिर के बारे में बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कंस्ट्रक्शन करने से पहले कस्टम होम में अगर आप शुरू से वास्तु कंसल्टेंट को हायर करके काम करते हो, या जहाँ से आपको मालूम पड़ता है कि इसका वास्तु अप्लाई करना है, फ्लोर प्लान को डिज़ाइन करने से पहले, एलिवेशन से पहले, कंस्ट्रक्शन का जो बिल्डिंग मटेरियल जो भी आप उसके अंदर लगाने वाले हो, फ्लोरिंग, किचन के टाइल, जो भी अलग अलग तरह के किचन के स्प्लैश वगैरह या किचन का काउंटर टॉप, तो जहाँ से भी आपको मालूम पड़ता है वो सारा सिलेक्शन वास्तु कंसल्टेंट के थ्रू होता है। लेकिन कई बार जब आप अपने आप घर बनाने की कोशिश करते हो तो एक दो चीज़ें ऐसी हो जाती है जिस पे कई बार नॉर्मल आदमी जब अपने हिसाब से घर बनाता है तो फोकस नहीं कर पाता है। बहुत सुंदर घर है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि घर का जो टेम्पल है वो खुला है। शायद वास्तु लिविंग के प्रोग्राम में हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि मंदिर जो होता है वो अगर घर के कॉमन एरिया में, फॉर्मल लिविंग, फॉर्मल डाइनिंग, फॉयर एरिया में होता है तो आने वाले हर लोग जो वहाँ से आते जाते हैं उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो मंदिर के ऊपर पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ में या तो हम यहाँ पे स्क्रीन रख सकते हैं, ब्यूटीफुल जिस घर को मैच करती हुई स्क्रीन रख से उसको कवर कर सकते हैं, हम यहाँ पे कर्टन कर सकते हैं, लेकिन वास्तु के नियम के अनुसार इस तरह से खुला मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर जो होती है उसकी भी एक उपयुक्त दिशा होती है। मूर्ति के लिए भी घर में जो पूजा घर के अंदर मूर्ति की स्थापना करते हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है और लेस देन 12 इंच की मूर्ति होनी चाहिए। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ मूर्तियाँ जो है वो लेस देन 12 इंच है और कुछ मूर्तियाँ जो है वो 12 इंच से ज़्यादा बड़ी है, लेकिन इतना मुझे पक्का मालूम है इस घर के अंदर के मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की नहीं गई है। तो वास्तु के नियम के अनुसार घर के अंदर चाहे आप कितना भी अच्छी तरीके से डिज़ाइन करो, लेकिन ओपन और खुला हुआ मंदिर जिस तरह से यहाँ पे बना हुआ है, इस तरह की रचना को वास्तु उपयुक्त नहीं मानता है। दर्शकों, वास्तु लिविंग के प्रत्येक एपिसोड में हम
घर के अलग अलग हिस्सों के बारे में बातचीत करते हैं। फिर वो चाहे जैसे मेरे पीछे घर का मंदिर है, फॉर्मल लिविंग स्पेस है, बेडरूम्स हैं, स्विमिंग पूल है, बैकयार्ड है, फैमिली रूम है, एक एक घर के हिस्से के वास्तु को हम गहराई से पलविजी से समझते हैं। आज क्योंकि हम अपने स्टूडियो से बाहर राकेश अंताला जी, रीपा अंताला जी के रेजिडेंस में आए हुए हैं, तो इस घर के ग्रैंडियर, उसके रखरखाव के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ वास्तु अनुसार है और क्या कुछ वास्तु के अनुसार किया जाए तो दाम्पत्य जीवन में लाभ हो सकता है, जीवन आनंद में, मंगल में, स्वस्थ में बन सकता है। यहाँ से आइए आगे हम बढ़ते हैं इस घर के फैमिली रूम एरिया की तरफ। विकास, फैमिली रूम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे आपका ध्यान डेफिनेटली वहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये जो डिवाइड उन्होंने किया हुआ है फॉयर एंड फैमिली रूम को जी, ये मॉडर्न कंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। जो स्मार्ट होम बनाते हैं उसका पर्पस ये होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल, यानी कि हर चीज़ को अलग अलग तरह से वॉल से डिवाइड नहीं किया जाता, इंटीरियर के माध्यम से आप उसको सेपरेट कर सकते हो। फॉयर के बाद हम फॉर्मल लिविंग में आए और फॉयर से फैमिली रूम ओपन एरिया में है, लेकिन यहाँ पे जो वॉल है इसका मतलब होता है कि ऑनर का क्वेश्चन ये भी था कि यहाँ पे एक्वेरियम रखा जाए, पानी से बना हुआ कोई डेकोरेशन रखा जाए या किस तरह से उसको अलग तरीके से यूनिक बनाया जाए। तो ये कॉर्नर वास्तु के हिसाब से खाली क्वेश्चन के लिए बना हुआ है कि जिसमें डिज़ाइन कैसे करना चाहिए उसके बारे में बताया जाए। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जब हम घर में एंटर किए तो ये साउथ वेस्ट की एंट्री है और साउथ वेस्ट में वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं किया जाता। क्रीपर्स आप देख रहे हैं, क्रीपर्स को भी यहाँ पे नहीं रखा जाता। तो कई बार ऐसा होता है कि घर आपका पूरा बन गया है, बिजनेस आपका बन गया है, उसके बाद भी जो आपके रहन सहन का तरीका है उसके अंदर भी जो भी आपने रख रखाव किया है, प्लेसमेंट किया हुआ है, उससे भी कई बार वास्तुदोष खड़ा हो सकता है, जिसके लिए कंस्ट्रक्शन को चेंज नहीं करना है, लेकिन जो भी चीज़ आप डेकोर में कर रहे हो, इंटीरियर डेकोरेशन का एक अपना वास्तु होता है, तो वहाँ पे छोटी छोटी वास्तु टिप्स को ध्यान में रखना है। और साउथ वेस्ट एरिया में वाटर एलिमेंट या नेचुरल प्लांट को नहीं रखा जाएगा। तो दर्शकों, एक अच्छे और सुलझे हुए वास्तु कंसल्टेंट की स्पेशलिटी यही है, जहाँ एक और बड़ी चीज़ों पर ध्यान जाता है, छोटी छोटी चीज़ों पर खुद ब खुद ध्यान उनका चला जाता है। वो गाइड करते रहते हैं, भले वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, और उस हिसाब से जो है फैमिली को जो है एक अच्छा महसूस होता है घर के अंदर। पल्लवी जी, आइए फैमिली रूम की ओर बढ़ते हैं अब हम घर के फैमिली रूम में हैं जी। फैमिली रूम वास्तुशास्त्र के हिसाब से ऑनर के लिए डिसीजन मेकिंग कॉर्नर माना जाता है जी। हम आमतौर पे अपने परिवार के साथ फॉर्मल लिविंग, फॉर्मल डाइनिंग को कम ही इस्तेमाल करते हैं। फैमिली रूम में सब लोग साथ में बैठते हैं। सबसे ज़्यादा उपयोग इसी दिशा का होता है, इसी रूम का होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि न्यूट्रल कलर के साथ साथ वाटर एलिमेंट का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया है। फैमिली रूम में आप देखेंगे कि यहाँ पे भी कलर्स हाईलाइट होते हैं, लेकिन न्यूट्रल कलर्स वाटर एलिमेंट के साथ है। मैं इसको वास्तु के हिसाब से पॉजिटिव रिजल्ट इसलिए मानती हूँ, पॉजिटिव इसका इफेक्ट इसलिए मानती हूँ कि फैमिली रूम में आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, पूरी दुनिया की जो भी तमाम अलग अलग तरह की भागदौड़ होती है वहाँ से आते हैं। तो फैमिली रूम का जो ये डेकोरेशन है वो यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए, ऑनर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मेरे पीछे हम फायर प्लेस देख सकते हैं। ये फायर प्लेस जो है वो 2 साइड बनी हुई है, जो पीछे डाइनिंग एरिया को भी दिखाई देती है और यहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। तो कई बार जिस तरह से हमने पहले देखा कि फॉयर एंड फैमिली रूम को वहाँ पे कुछ अलग तरीके से डिज़ाइड करने के लिए, सेपरेट डिवाइडर के लिए वहाँ पे लैंडस्केपिंग के थ्रू किया गया था, यहाँ पे फायरप्लेस के लिए बनाया गया है। फायरप्लेस से उसको डिवाइड किया है और दोनों को सिमेट्रिकल लुक देने के लिए फैमिली रूम के राइट एंड लेफ्ट दोनों कॉर्नर में इस तरह का डिज़ाइन बनाया है, जो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरह से आपने समझाया। दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम घर के अंताला रेजिडेंस के किचन एरिया में जाएंगे, फॉर्मल डाइनिंग एरिया में पहुंचेंगे और वहां के वास्तु को भी समझेंगे। आप जाएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, 12,000 स्क्वायर फुट में फैला हुआ 5 एकड़ जमीन पर बना हुआ राकेश और रीपा अंताला जी का ये घर है, जहां पर हम शूट कर रहे हैं हमारा वास्तु लिविंग का ये एपिसोड। घर के अलग अलग हिस्सों की साज सज्जा पर बातचीत हो रही है। वास्तु अनुसार हम अपनी वास्तु फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से समझ रहे हैं कि क्या कुछ उचित है, क्या कुछ अनुचित है। इस वक्त हम आ पहुंचे हैं इस घर के डाइनिंग एरिया में। मैं अपना कार्यक्रम देख रहा था, यहाँ पर टेलीविजन स्क्रीन में हमारा वास्तुलिंग का कार्यक्रम ये फैमिली बहुत एंजॉय करती है, और हम अपने इस सेगमेंट में अब पल्लवी जी से डाइनिंग एरिया के बारे में समझेंगे। आइए उनका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका स्वागत। शुक्रिया। ये घर का डाइनिंग एरिया है, बहुत ही खूबसूरत साज सज्जा और कलर्स जो है ना, मैं देख रहा हूँ कि बड़ा टेस्टफुली बनाया है घर के ओनर्स ने। ये घर का ये खूबसूरत काउच ग्रीन कलर और बहुत ही उम्दा ग्रीन में भी बहुत सारी रेंज और वैरायटी होती है, क्या कहेंगे? घर का जो डाइनिंग एरिया है उसमें यूनिक बात यह है कि मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में पहले फॉर्मल लिविंग फॉर्मल डाइनिंग हुआ करते थे। आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो डाइनिंग को ही फॉर्मल डाइनिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की खूबी यह है कि फॉर्मल डाइनिंग किचन एंड स्पाइस किचन के साथ जुड़ा हुआ है, और पैटियो के अंदर वहाँ पे भी वो अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। तो ये डाइनिंग एरिया की स्पेशलिटी ये है कि घर में जो आपने अलग अलग तरह के कलर्स देखे, यहाँ पे आप पैरोट ग्रीन एंड न्यूट्रल कलर का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। ऑल ओवर हर कॉर्नर के अंदर एक ब्राइट टोन का इस्तेमाल किया गया है न्यूट्रल कलर के साथ, लेकिन हर कमरे के अंदर ब्राइट कलर्स में या हाईलाइट कलर को या एक्सेंट कलर को अलग अलग तरह से लिया गया है। कई बार जब आप घर का वास्तु करते हो और इंटीरियर डेकोरेशन का वास्तु होता है, या घर को रीमॉडलिंग करते हो और वहाँ पे जब वास्तु कंसल्टेंट आपको कलर्स कॉम्बिनेशन देते हैं, वो सिर्फ वॉल कलर नहीं होते हैं। जहाँ पे भी आपने एक्सेंट कलर यूज़ करना होता है, वहाँ पे ईच कॉर्नर जो अलग अलग कलर्स को दिया जाता है, उसका पर्पज़ ये होता है कि डाइनिंग एरिया के अंदर वास्तु के हिसाब से इस डायरेक्शन को ध्यान में रखकर हेल्थी कलर के हिसाब से ग्रीन, पैरेट ग्रीन, न्यूट्रल कलर के साथ जाता है। तो जहाँ पे आप खाना खाते हो, पर्पस क्या होता है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। तो कलर्स कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं कि मेडिकल के हिसाब से भी ग्रीन कलर जो होता है वो हेल्थ की निशानी माना जाता है। तो हर कॉर्नर के अंदर अलग अलग तरह की वार्म एनर्जी वहाँ पे आपको फील होती है। पल्लवी जी, ये हम सब समझते हैं कि डाइनिंग टेबल पे घर के परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वहाँ पर एक आत्मीयता का एनवायरनमेंट होता है। कई बार बातें बनते बनते बिगड़ भी जाती हैं, लेकिन सवर भी जाती हैं। लेकिन डाइनिंग टेबल में सबसे बड़ी बात होती है लज्जत की, स्वाद की। और जब बात लज्जत की आई है, आप समझ रहे हैं कि मैं इशारा कर रहा हूँ किचन का। आइए पल्लवी जी के साथ घर के किचन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ के स्वाद और हार्मोनियस एनवायरनमेंट के बारे में बातचीत करते हैं। आइए पल्लवी जी। तो दर्शकों, अब मैं और पल्लवी जी आप पहुंचे हैं इस घर के किचन एरिया में। देखिए, लज्जत और स्वाद की बात हो रही थी। पल्लवी जी, खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। किचन में आते ना जाने क्या होता है कि भूख और चमक जाती है। बहुत अच्छी खूबसूरत ड्रॉप लाइट्स लगी हुई हैं। मेरा हाथ इस वक्त यहाँ के घर के आइलैंड पर है। 2 किचन है इस घर के अंदर। एक एक्सटीरियर किचन जहाँ पर मैं और पल्लवी जी खड़े हुए हैं, और इसी के साथ जुड़ा हुआ है स्पाइस किचन। पल्लवी जी, क्या कहेंगे, किचन का वास्तु कैसे है? स्मार्ट होम की सबसे बड़ी बात ये होती है कि आजकल एक्सटीरियर किचन और जिसको आप स्पाइस किचन कहते हो, उसका दूसरा नाम डर्टी किचन भी है, वो दोनों चीज़ हमेशा होती है। हर व्यक्ति का अपने अपने रहन सहन के अनुसार जो भी अपना खाने का तरीका होता है, तौर तरीके होते हैं, उसकी वजह से मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के अंदर ये स्पाइस किचन का इस्तेमाल किया गया है। स्पाइस किचन से घर की खूबी, घर की सुंदरता और ज़्यादा बनी रहती है। और एक्सटीरियर किचन जहाँ पे फ़िलहाल हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे आमतौर पे ऐसा होता है कि लोग वॉल टच किचन बनाते हैं। इस घर की ब्यूटी है कि यहाँ पे सेंटर आइलैंड के ऊपर किचन की रचना बनाई गई है। वास्तु ये कहता है कि अच्छा किचन जो होता है वो अच्छे हेल्थ की निशानी होता है। वास्तु के हिसाब से 2 बातों को देखा जाता है कि किचन पूरे फ्लोर प्लान की कौन सी दिशा में है, और जब कभी आप खाना बनाते हो तो आपका जो कुकटॉप है, यानी कि जब खाना बनाने वाली व्यक्ति जो होती है उसका फेस जो है वो किस दिशा में रहता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि घर का जो एंट्रेंस था वो साउथ वेस्ट का था, तो किचन जो यहाँ पे बना हुआ है वो ऑलमोस्ट इस पूरे घर के
ईस्ट के अंदर बना हुआ है, क्योंकि ये घर जो है वो त्रिशूल वाला घर है। यहाँ पे 90 डिग्री डायरेक्शन काम नहीं कर रही है, तो इसका मतलब होता है ये कॉर्नर है, लेकिन यहाँ पे ईस्ट का किचन है, लेकिन खाना बनाते वक्त आपका जो फेसिंग है बनाने वाले व्यक्ति का वो साउथ वेस्ट को जाता है। वास्तु के हिसाब से मैं इसको वास्तु दोष की निशानी मानती हूँ। किचन की पोजीशन सही है, लेकिन जो कुकिंग पोजीशन है वो गलत है। अब मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के अंदर ये इसकी रेमेडी अपने आप इसलिए होती है क्योंकि ये एक्सटीरियर किचन है, तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है। जो स्पाइस किचन है उसका इस्तेमाल ही बहुत ज़्यादा होता है, और उसका जो फेस है, उनका जो फेसिंग है वो टूवर्ड्स ईस्ट है। तो कई बार ऐसा होता है कि कंस्ट्रक्शन के स्ट्रक्चर के अनुसार अगर आपके घर में 2 किचन बनी हुई है और अगर किसी वजह से एक किचन सही दिशा में नहीं है, उसका इस्तेमाल कम करके भी आप उस वास्तु दोष का निवारण कर सकते हो। वास्तु तभी आपको इफेक्ट करता है जब डेली यूज़ में आप उसका इस्तेमाल करो। बहुत सुंदर किचन है, एक्सटीरियर है, आप उसका इस्तेमाल नहीं करें, कोई साइड इफ़ेक्ट आपके ऊपर नहीं आता है, कोई नुकसान नहीं आता है। लेकिन अगर ये रहन सहन का तरीका ऐसा हो कि एक्सटीरियर किचन भी इक्वली यूज़ होता है, स्पाइस किचन भी यूज़ होता है, तो ये वास्तु दोष की निशानी है और बिना किसी तोड़फोड़ आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे हेल्थ समस्या रहने वाले लोगों को 3 साल के बाद बहुत ही ज़्यादा सीवियर दिखाई देगी। ब्रेक के बाद वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। मेरे साथ हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी चेल्लावाड़ा जी, जिनके साथ दर्शकों हम दूसरा एपिसोड शूट कर रहे हैं राकेश और रीपा अंताला के यहाँ पर। घर के बैकयार्ड में हैं हम और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत स्विमिंग पूल है। पल्लवी जी से समझते हैं एक स्विमिंग पूल का वास्तु किस तरह से होना चाहिए, किन किन चीज़ों पर खास गौर करना चाहिए। पल्लवी जी क्या कहेंगे? वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर के बैकयार्ड में बने हुए स्विमिंग पूल या कोई भी तरह के वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन, चाहे वहाँ पे कोई पॉन्ड बना हुआ हो, स्विमिंग पूल बना हुआ हो, स्पा बना हुआ हो, बहुत सारी जानकारी वास्तु में दी गई है और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट के बारे में, उसकी रेमेडी के बारे में भी बताया जाता है। पल्लवी जी, बैकयार्ड में अक्सर लोग, जैसे आपने भी कहा कि भाई पूल पार्टीज होती हैं जी, और काफ़ी लोग समय व्यतीत करते हैं। कई लोगों ने जैसे जैसे घर का बैकयार्ड बड़ा होता है तो वहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जैसे हमने कहा कि पीछे टेनिस कोर्ट है, बास्केटबॉल का भी कोर्ट बना हुआ है, इनमें भी कोई ख़ास चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखें तो ये जो है 2 अलग अलग फ्लोर लेवल्स के ऊपर है। जो अगर आप देखें यहाँ का लेवल अलग है, पीछे का लेवल थोड़ा सा बड़ा हुआ है। तो इसको भी क्या कहेंगे, क्योंकि कैलिफोर्निया, टेक्सास में इस तरह के बहुत से घर हैं जिनका बैकयार्ड जो है वो अनइवन लेवल पर है। जी, यहाँ पे जैसे मैं आपको शुरू से इस घर के बारे में बताती हुई आई हूँ कि कुछ सही चीज़ें हैं, कुछ वास्तु दोष है। वास्तु दोष को रेक्टिफाई किया जाता है, वास्तु कंसल्टेंट के थ्रू घर बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे विकास जी अभी आपने बताया कि पूरा जो बैकयार्ड है वो एक लेवल पे नहीं है। ऑल द वे एंड का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड लेवल स्लोप एकदम झुका हुआ है, फिर इसके बीच में स्विमिंग पूल की रचना है और टेनिस कोर्ट जो है वो एलिवेटेड है, वो उठा हुआ है। अगर ये स्विमिंग पूल की रचना नॉर्थ ईस्ट में है तो ये जो एलिवेटेड गेम का एरिया है, यानी कि एलिवेटेड यहाँ पे जो टेनिस कोर्ट है वो सेम लेवल पे होता है तो वास्तु दोष नहीं बनता है। लेकिन ये उठा हुआ है तो इसका नुकसान घर के मुखिया को ये होता है कि अगर घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यानी कि ईशान दिशा, ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा किसी भी वजह से एलिवेटेड होती है तो वहाँ पे रहने वाले घर के ऑनर को, जो भी ब्रेड विनर होते हैं, सिंगल मदर भी हो सकती है, वो जो भी काम करते हैं हमेशा मेंटली स्ट्रेस लेवल जो उनका है बढ़ जाता है। कोई भी काम जो आसानी से होने वाला होता है उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल और स्ट्रेसफुल एनर्जी घर के अंदर बनी रहती है और ये ज़्यादातर मेंटली स्ट्रेस बना रहता है। जब हम वास्तु पुरुष के बारे में बात करते हैं तो वास्तु पुरुष के सर की जो पोजीशन है वो नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा और ईस्ट यानी पूर्व दिशा के साथ जुड़ी है। और ईस्ट की दिशा है जिसको शौर्य एनर्जी बोलते हैं, सूर्य ईस्ट में से निकलता है तो उस दिशा में व्यक्ति का करियर कॉर्नर माना जाता है, वास्तु पुरुष के राइट हैंड का कॉर्नर माना जाता है। वो आपके काम, वर्क, जॉब, करियर के साथ जुड़ा हुआ है।
यहाँ पे जिस तरह से कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर की रचना है, वास्तु ये कहता है कि आपका घर आपके जीवन पे 70% असर करता है, चाहे आप अपार्टमेंट में हो, टाउन होम में हो, बहुत बड़े मैंशन में हो या किसी भी तरह के रेंटल प्रॉपर्टी पे हो। 30% आपके कमर्शियल पे इसका इफेक्ट होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपके ऑफिस की रचना सही वास्तु के हिसाब से हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फैक्ट्री, कोई भी तरह का आपका बिजनेस का ऑफिस, लेकिन फिर भी घर का 70% वास्तु सही ना होने की वजह से आपका वर्कलोड है वो बढ़ जाता है और वहाँ पे स्ट्रेसफुल इफेक्ट आती है, और ये सबसे बड़े वास्तु दोष की निशानी है। घर में यदि स्विमिंग पूल है और उसमें वास्तु दोष है, उसके बारे में भरपूर जानकारी बहुत अच्छे तरीके से बताई जी। इसको रेक्टिफाई करने के रेमेडियल मेजर्स क्या हैं? यहाँ पे ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि वास्तु कंसल्टेंट का एक्सपीरियंस जो है वो रेमेडी में काम करता है। इंडिया में वास्तु ऐसे होता है कि हर चीज़ के लिए तोड़ फोड़ की जाए, जो कि अभी आजकल वहाँ पे भी ऐसा नहीं होता है, लेकिन बाहर की कंट्री में शुरू से ही ऐसे रेक्टिफाई किया जाता है बिना किसी तोड़ फोड़, बिना किसी कंस्ट्रक्शनल चेंजेस। तो इसका मतलब होता है कि इतना सुंदर घर है, हमने घर के प्लस पॉइंट भी बताए, नेगेटिव भी बता रहे हैं। अब जो यहाँ पे ईस्ट एलिवेटेड है, उसका उपाय ये होता है कि सिर्फ ये घर के बारे में बात नहीं करते, लेकिन किसी व्यक्ति का ऐसा घर है जिसका काफ़ी बैकयार्ड बड़ा है और कुछ ऐसे कॉर्नर एलिवेटेड है जो वास्तु के हिसाब से नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा और ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में बने हुए हो, और वहाँ पे पॉसिबिलिटी हो, ज़्यादा स्पेस हो, तो आप फैंस की रेमेडी करके उसको फिक्स कर सकते हो। इंडिया में कई बार कॉपर तार का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यूएस में इस तरह की रेमेडी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो कुछ परसेंटेज रेमेडी के अंदर चेंजेस होते हैं, उसके पीछे भी काफ़ी रीज़न है जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता सकती हूँ। फिलहाल यहाँ के इस प्रॉपर्टी के लॉट के बारे में बात करते हैं जो एलिवेटेड ईस्ट यहाँ पे बना हुआ है। तो ईस्ट जो होता है उसका जो अपोजिट, वास्तु में सारी रेमेडी डायगनली की जाती है। अगर नॉर्थ ईस्ट में वास्तु दोष है तो नॉर्थ ईस्ट सेंटर पार्ट ऑफ द हाउस एंड साउथ वेस्ट को फिक्स किया जाएगा। अगर ईस्ट में कोई भी तरह का वास्तु दोष है तो ईस्ट के अपोजिट वेस्ट आता है। तो अगर ये ईस्ट आपका इतना एलिवेटेड है तो अपोजिट वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में जाके आप वहाँ पे उसको एलिवेटेड कर सकते हो, जिस तरह के लॉट के अंदर आपके पास उपाय बने हुए हो। यानी कि अगर आपके पास वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है तो जितना यहाँ पे आपके पास जितना एलिवेटेड 2.5 फीट का यहाँ पे जो भी उन्होंने एलिवेटेड किया है, हम वहाँ पे 3 फीट पे जाके या 4 फीट पे जाके उसको एलिवेट कर सकते हैं। कोई ऐसा अगर हो जहाँ पे स्पेस नहीं है वेस्ट के अंदर, या जिस दिशा में अपोजिट दिशा में डायगोनल दिशा में स्पेस नहीं है, वहाँ पे आप टॉल एंड हैवी चीज़ को रख सकते हो, जिसके अंदर अमेरिका में कहते हैं कि रॉक गार्डन बनाना। इसका मतलब होता है कि आप वहाँ पे फ्लैग डाल सकते हो, बर्ड हाउस डाल सकते हो, आप वहाँ पे टॉल एंड हैवी लैंडस्केपिंग की हेल्प से ट्री डाल सकते हो। जितना आपका ईस्ट उठा हुआ है और जितना वेट आपके पास ईस्ट में है, उससे दुगना वेट जो है वो वेस्ट में ट्रांसफ़र करना होता है टू बैलेंस द प्रॉपर्टी। और साथ ही वेस्ट के अंदर आपको वहाँ पे जो भी अलग अलग रेमेडी आपके कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार पॉसिबल हो कर सकते हो। अगर बात टाउन होम की हो या अपार्टमेंट बिल्डिंग की हो कि कंस्ट्रक्शन के अंदर, घर के अंदर जाके रेक्टिफाई करना है, तो उसके तरीके डिफरेंट होते हैं। बट फिलहाल बात यहाँ पे बैकयार्ड की चल रही है, तो बैकयार्ड में आप वेस्ट को एलिवेटेड करके ये रेक्टिफाई इसको कर सकते हो। देखिए, कार्यक्रम के आखिरी पहर में हम आ चले हैं। एक और बहुत हिस्सा इम्पोर्टेंट है घर का, वो है इन एंड आउट पैटियो। दर्शकों, वहाँ चलते हैं। It's a joke, but we don't go that crazy. So this is a family time happening right now over here. I see the boys also joining, Rakesh and Reepa Ben. Thank you so very much, guys. How are you doing? I'm doing good. I know this is a busy day for you. You have some friends coming over, so I'll chat with Rakesh and Reepa ji, your Thank you, parents. guys. So thank you guys for being here with us and welcoming us to your place. Thank you so very much. All right, yeah, you're welcome. Thank you. So Reepa ji, I have a question. As we are slowly, gradually coming towards the end of our today's episode, obvious question that comes to our mind, and I'm sure our viewers would be also wondering, your interest in Vastu. So I was always intrigued by Vastu, but when we built this home, we didn't use as much Vastu, as we should have. At that time, I was also watching the Vastu Living Show and Pallavi Ben and everybody. But after I think a few months into the home, we did have some problems, not major ones, but little. So we thought that maybe we could do something, which can enhance the prosperity in the home. So at that
that time I thought of the Vastu Living show. I was going back on YouTube and watching shows. Also, I contacted Pallavi Ben, and it was really nice of her to come to our home today and help us out. So while the problems were just about to surface, जैसे जैसे दिखने लगी, आपने सोचा भाई Right. वास्तु करवा लिया जाए. Yes. भले ही आपने कंस्ट्रक्शन के समय में नहीं Right, किया हो, yeah. कस्टम कंस्ट्रक्शन जब आप कर रहे थे, yeah. लेकिन देर आए दुरुस्त आए. Exactly. Yep. No, it was really helpful. Yes. सुरीपाबेन, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज विद अस. और पल्लवी जी, घर का ये जो इन एंड आउट पैटियो है, सीनिक ब्यूटी जैसा लगता है, मतलब हरियाली सब. और आपको कैसा महसूस हो रहा है? पैटियो जो होता है घर के बैकयार्ड के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक सुंदरता ये भी है कि फॉर्मल लिविंग और फैमिली रूम, ये सारे जो पॉकेट विंडो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो सीधा पैटियो को यहाँ पे आप आ सकते हो. जी. जब अगर घर में बहुत गेस्ट ज़्यादा हो, अगर आप पूरे पॉकेट विंडो को ओपन कर देते हो, तो इससे आपके घर की जो ब्यूटी है, घर बहुत बड़ा लगता है. काफ़ी ज़्यादा लोग हो तो भी आप अच्छी तरीके से अपने मेहमान को वहाँ पे कैटर्स कर सकते हो. तो मैं कहती हूँ कि राकेश जी के घर में हर कॉर्नर में सुंदरता है, लेकिन पैटियो है जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फ्रेश एनर्जी क्रिएट करता है. आज के एपिसोड में इतना ही. यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, आप चाहते हैं कि हम आपके शहर में पहुंचे और वास्तु लिविंग के एपिसोड को रिकॉर्ड करें, आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर. और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका है vastulivingwithpallavi.com. पल्लवी जी और राकेश जी, रीपा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल टू बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस अगेन एट योर प्लेस. पल्लवी जी, आप और मैं आइए मिलकर के दर्शकों को गुड बाय कहते हैं और आगे लेते हैं. हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. पल्लवी जी, आइए मिलकर के दर्शकों को कहते हैं विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग.